नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन पोद्दार और आज की बिजनेस न्यूज़ में हम बात करेंगे शेयर मार्केट के हर सेक्टर के स्टॉक के कि क्या वो किस तरीके की परफॉर्मेंस फ्यूचर में दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की। देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो आ रहा है डिमांड स्लो डाउन। जो कोविड के बाद जो है डिमांड के अंदर बूस्टअप देखने को मिला है, लेकिन अभी भी ये प्री कोविड लेवल्स को टच नहीं कर पाया है। और सेकंड जो है, मेटल प्राइसेस ऑल टाइम हाई चल रहे हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, हमें पता है स्टील के प्राइसेस ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और इसकी वजह से ऑटोमोबाइल कंपनीज की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऑटोमोबाइल कंपनीज के जो मार्जिन है पिछले 5 सालों में सबसे लो लेवल पर चल रहे हैं। उनकी जो प्रॉफिट्स की कमाने की कैपेसिटी है वो 5 साल में सबसे कम लेवल पे चल रहा है। आप इसे सरल भाषा में ऐसे समझिए, जो क्वार्टर वन था फाइनेंशियल ईयर 2022 का, मतलब 21-22 का बेसिकली, तो इसकी जो सेल्स थी वो 10% लोअर थी प्री कोविड लेवल से। मतलब 19-20 के जो फर्स्ट क्वार्टर में सेल हुई उसके मुकाबले अभी भी 21-22 के अंदर जो क्वार्टर वन में सेल्स आई वो 10% कम थी, एक्सक्लूडिंग टाटा मोटर्स। सिर्फ टाटा मोटर्स ही ऐसी कंपनी थी जिसने अपनी सेल्स अच्छी रिपोर्ट करी। अगले 3 क्वार्टर्स में भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो सेल्स है वो प्री कोविड लेवल से लो रहेगी, सिर्फ और सिर्फ टाटा मोटर्स को छोड़ के। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर एक तो सेमी जो कंडक्टर्स होते हैं जो कार्स के अंदर यूज किए जा रहे हैं, उसकी शॉर्टेज जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन के आ रही है। अभी हमने देखा कि टाटा मोटर्स के जो प्राइजेस थे वो एक बार बहुत ज़बरदस्त हिट हुए और लगभग अपने टॉप से 20% नीचे आ चुके हैं। उसके पीछे कारण यही है कि उसकी जो सब्सिडरी है जैगुआर एंड लैंड रोवर, उसने ये बोला कि उसे अपनी प्रोडक्शन जो है 50% तक कम करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। खैर, अगर इस सेक्टर के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं 10 साल के टारगेट से, तो टाटा मोटर्स बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन शेयर है और ये काफ़ी रिटर्न्स आपको दे सकता है। दो इस समय 300 रुपये के आसपास ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन 10 ईयर की अगर आप इसमें टारगेट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बैंक एंड फाइनेंस की तरफ। देखिए, बैंक एंड फाइनेंस सेक्टर की अगर बात करूँ तो जो क्वार्टर वन की अर्निंग्स आई वो रिकॉर्ड लेवल्स पे आई, लेकिन फ्यूचर के अंदर ये सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म करेगा इसकी गारंटी नहीं है। अब ये क्वार्टर वन की अर्निंग्स क्यों अच्छी आई, इसको आपको समझना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि फ्यूचर इस सेक्टर का क्यों अच्छा नहीं दिख रहा। देखिए, क्वार्टर वन की अर्निंग्स कम आने के पीछे कारण क्या था कि जो बैंकों में डिपॉजिट रेट्स थे, खासकर एफडी के ऊपर रेट्स हैं, वो बहुत कम हुए हैं। इसकी वजह से जो बैंक्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करने का प्रेशर है वो बहुत कम हुआ है। सेकंड, उनकी जो प्रोविजनिंग थी वो लो हुई है, तो इस वजह से जो है उनके मार्जिन्स बहुत बड़े हैं, लेकिन रेवेन्यू के अंदर ऐसा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मैं बात करूं लोन बुक, तो क्रेडिट ग्रोथ बहुत कम है, नए लोन्स नहीं लिए जा रहे हैं, लोग इस समय लोन लेने से कतरा रहे हैं। खासकर अगर कंज्यूमर लोन्स की हम बात करें, जैसे कार लोन्स हो गया। अब देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, अगर वहां पे डिमांड कम है तो ऑब्वियसली कार लोन्स की भी डिमांड कम होगी, जो बाइक लोन्स हैं, स्कूटर लोन्स हैं, उनकी डिमांड भी कम होगी। लोगों के इनकम लेवल्स इतने अच्छे नहीं है, इस वजह से वो नए नए रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा हिचक रहे हैं। तो इस वजह से इस सेक्टर के अंदर जो डिमांड आनी चाहिए वो डिमांड नहीं है। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, किसी भी सेक्टर के अंदर जो मेन कॉन्ट्रीब्यूटर होता है ना, वो हमेशा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास होता है, जो सबसे ज़्यादा उसको बेनिफिट देता है। अगर वो सेक्टर हिट है तो बहुत सारे सेक्टर्स पे उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है और इस वजह से बैंकिंग एंड फाइनेंस पे जो है लोन बुक का ऊपर सबसे ज़्यादा उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। काफ़ी बैंक्स के सीईओज ये बोल चुके हैं कि लोन बुक्स के अंदर ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही, जिसकी वजह से फ्यूचर में जो है कहीं ना कहीं अर्निंग्स पे फर्क पड़ सकता है। और सेकंड क्या हो रहा है, क्योंकि लोन ग्रोथ नहीं है तो फ्यूचर के अंदर हायर इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बैंक्स को मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं और ये सब कारण बन सकता है कि फ्यूचर के अंदर ये सेक्टर जो है परफॉर्म कम करे। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज की अगर बात करें तो कोविड की वजह से क्लेम्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज पे बना और मोस्टली कंपनीज ने क्वार्टर वन के अंदर जो है लॉस को रिपोर्ट किया, क्योंकि क्लेम्स बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर देखने को मिले। ओवरऑल इस सेक्टर के अंदर अगर इन्वेस्ट करना है तो बहुत जांच पड़ताल करके किसी कंपनी के ऊपर जो है इन्वेस्ट करिएगा। इसके बाद करते हैं कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखिए, कंस्ट्रक्शन एंड कैपिटल गुड्स फर्म जितनी भी थी उन्होंने कहीं ना कहीं क्वार्टर वन के अंदर रेवेन्यू लॉस जो है वो रिपोर्ट किया। अभी इस सेक्टर की अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो जो गवर्नमेंट का आउटलुक है इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करने के लिए, खासकर जो गति शक्ति योजना जो है अभी 15 अगस्त को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसका नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया लाल किले से, वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को जो है एक अच्छा बूस्टअप दे सकती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही है ईवी एक्सेप्टेंस को लेकर, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की एक्सेप्टेंस बहुत ज़बरदस्त तेजी से जो है बढ़ेगी। जैसे ओला का भी हमने देखा कि नए स्कूटर्स लॉन्च हो रहे हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर बनाने की फैक्ट्री जो है इंडिया के अंदर तमिलनाडु में बना रहा है ओला।
तो माना जा रहा है कि ईवी की एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, जिससे पावर कंजम्पशन सेक्टर जो है, पावर सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं, चाहे वो प्रोडक्शन में है चाहे डिस्ट्रीब्यूशन में, उनको जो है एक बहुत ज़बरदस्त बूस्ट अप मिल सकता है। तो इस सेक्टर का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं ब्राइट है। शॉर्ट टर्म के अंदर रिटर्न्स ना मिले, लेकिन अगर 10 साल के 15 साल के टारगेट को रख के आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस सेक्टर के अंदर जो है आप अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं। देखिए कौन सी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो याद रखिए ऐसी कंपनी या तो जो टॉप लेवल पे खड़ी हुई हैं, या जो मैं कहूँ थर्ड या फोर्थ रैंक की है, जिसके अंदर ग्रोथ पर्सपेक्टिव ज़्यादा है, वहाँ पर जो है आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उससे जो है आपको फ़ायदा देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें सीमेंट, मेटल्स एंड माइनिंग की, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। मेटल्स ने तो जो प्राइस की रैली बनाई, एक साल के अंदर प्राइसेस ही डबल हो गए, जिसकी वजह से टाटा स्टील, JSW स्टील्स, इन्होंने अपने रिकॉर्ड मार्जिन जो है अपडेट किए हैं। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस लगाई चाइना एंड रशिया ने कि भैया चाइना एंड रशिया एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते, वो सारा का सारा डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूज़ करेंगे। इस वजह से जो है इंडियन कंपनीज को भी कहीं ना कहीं बूस्टअप मिला, खासकर स्टील मेकिंग कंपनीज को, और हायर प्राइसेस पर जो है माना जा रहा है कि इससे फ्यूचर में और एक्सपोर्ट्स किए जा सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज जो है गवर्नमेंट की, वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छे डोमेस्टिक डिमांड की तरफ इंडिकेशंस करती हैं कि सीमेंट मेटल्स की जो डिमांड है आने वाले टाइम में गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत ज़्यादा निकल के आएगी। इवन एक नई चीज़ जो रियल स्टेट सेक्टर को बूस्टअप दे रही है वो ये है कि डिमांड फॉर बिग हाउसेस, वर्क फ्रॉम होम के चलते लोग बड़े बड़े हाउसेस ले रहे हैं। जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट होते थे 2 BHK के 30-35-40 लाख, वो अब लॉन्च ही नहीं हो रहे हैं। जितने भी रियल स्टेट डीलर्स हैं वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। उसके पीछे कारण है वर्क फ्रॉम होम की वजह से बड़े एक्स्ट्रा स्पेस की डिमांड बढ़ गई है। सेकंड, एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आ गया है कि सेकंड होम होना चाहिए आउट ऑफ द सिटी। तो जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पर जो है रियल स्टेट के नए नए प्रोजेक्ट्स निकल के आ रहे हैं, जिसकी वजह से सीमेंट्स की और स्टील की डिमांड रियल स्टेट सेक्टर में भी आने वाले वक्त में जो है कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। बट एक चीज़ ये भी समझने वाली होगी कि जैसे जैसे सप्लाई चेन फ्यूचर के अंदर नॉर्मलाइज होती है, वहाँ पर हमें एक्सपोर्ट्स में जो है वो हिट देखने को मिल सकता है सीमेंट एंड मेटल्स को लेकर के। अभी क्या है, पूरी वर्ल्ड वाइड चेन सप्लाई जो है इतनी रेगुलराइज नहीं है, इस वजह से जो है मेटल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हिट कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में जो है ये अगर नॉर्मल होते हैं तो कहीं ना कहीं भी प्राइस एडजस्टमेंट इसमें होना बाकी है। लेकिन अगर शॉर्ट रन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न्स लेने हैं 2 से 3 साल के लिए, तो इस सेक्टर की अच्छी कंपनीज के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। उसके बाद बात करना चाहेंगे FMCG एंड कंज्यूमर की। देखिए यहाँ जो है कोविड की वजह से मुझे लगता है कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा है। अगर हम ओवरऑल देखें डाबर का या जो भी कंपनी की बात करें, तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट जो है उनकी डिमांड में जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। इवन डाबर प्लान कर रहा है कि वो एक प्रॉपर दोबारा से जो है आयुर्वेद का एक सेपरेट प्लांट जो है सेटअप करेगा, जहाँ पर सिर्फ आयुर्वेद से रिलेटेड जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्शन जो है उसकी की जाएगी। डिमांड के अलावा जो सेलिंग पैटर्न है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। आजकल जो इतनी भी आपकी FMCG एंड कंज्यूमर कंपनीज है, ये लोकल किराना स्टोर से ऑब्वियसली सेल जनरेट कर रही है, लेकिन अपना फोकस जो है वो शिफ्ट कर रही है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। ऑलमोस्ट सभी कंपनीज की जो सेल्स है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से वो डबल से ट्रिपल जो है वो हुई है, और आने वाले वक्त में माना जा रहा है कि और ज़्यादा बूस्टअप होगी। इंस्टीट्यूशनल सप्लाईज जो होती हैं FMCG सेक्टर की, जैसे अगर मैं बात करूँ कि कॉर्पोरेट्स को जो सप्लाई जाती थी कैंटीन्स लेवल पे, बहुत सारी की इंस्टीट्यूशनल सप्लाईज होती है, वो कहीं ना कहीं हिट हुई क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो रूरल डिमांड के अंदर राइज देखने को मिला, उससे वो कहीं ना कहीं कंपनसेट होती हुई दिख रही है। अगर मैं बात करूं इस सेक्टर के परफॉर्मेंस की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सेक्टर जो है फ्यूचर के अंदर एवरेज परफॉर्मेंस आपको देगा। लेकिन एक चीज़ समझने वाली, अगर किसी भी कंपनी ने हल्का सा भी प्राइस इंक्रीज करने की कोशिश करी बिना मार्केट को समझे हुए, तो कहीं ना कहीं जो है उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस सेक्टर को लेकर जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस हो गया है। और इस समय इस सेक्टर के अंदर स्पेसिफिकली बात की जा रही है वैल्यू फॉर मनी की। तो ये बहुत ज़्यादा एक मैं कहूँगा ऐसा सेक्टर है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत आपको कैलकुलेशंस करनी चाहिए कि कौन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहा है, कौन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा अवेलेबल है, किसके टाइप्स अच्छे हैं। तो ये सब चीज़ें कैलकुलेशन आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद बात करें IT एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज की, तो भैया किसी से छुपा नहीं है कि कोविड की वजह से जितनी डिमांड इस सेक्टर की बढ़ी है, शायद ही किसी सेक्टर की बड़ी होगी। और सेकंड, जो इनके ओवरहेड एक्सपेंसेस थे वर्क फ्रॉम होम की वजह से, वो बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। इसके अलावा मार्जिन प्रेशर जो है फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर जो डिमांड फॉर टैलेंट है, एक नया वर्ड मैं आपके लिए ला रहा हूँ, डिमांड फॉर टैलेंट इज बेसिकली जो IT प्रोफेशनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर हर नई कंपनी जो है हायर वेजेस पे करने के लिए तैयार हो रही है। और एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम का कारण बन सकता है, क्योंकि अगर वो इंक्रीमेंट्स नहीं देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो देयर आर चांसेस कि वो किसी और कॉर्पोरेट में, किसी और कंपनी पे हायर पैकेज पे शिफ्ट हो जाए। तो वेज इन्फ्लेशन जो है यहाँ पर फ्यूचर के अंदर एक सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम बनने वाला है, बिकॉज ऑफ आप ये कहिए कि सप्लाई
जो है वो प्रोफेशनल्स की, IT प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर लैग कर रही है। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं इस सेक्टर में तो ज़्यादा मोटे रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है प्राइस रैली इस सेक्टर के शेयर्स के अंदर देखने को मिल चुकी है। जो इन कंपनी के इस समय प्रॉफिट्स हैं, अगर हम उनको शेयर प्राइस से कंपेयर करते हैं, जिसको हम प्राइस अर्निंग रेशो भी बोलते हैं, तो वो ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। और यहाँ से फर्दर अगर इन कंपनीज के प्रॉफिट्स अच्छे भी आते हैं तो ये एक्सपेक्ट करना कि शेयर प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, ये कहीं ना कहीं बेमानी होगी। तो सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, बट बहुत मॉडरेट रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से की जा सकती है। कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ जो है इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती, और खासकर मिड कैप IT कंपनीज जो है वहाँ पर किया जा सकता है, अभी फिर भी स्कोप है। और मिड कैप IT कंपनीज जो है वो कहीं ना कहीं फास्टर रेवेन्यूज और अर्निंग ग्रोथ जो है स्टिल ऑफर कर रही हैं। तो अगर इस सेगमेंट में जाना है तो मिड कैप IT कंपनीज के ऊपर फोकस किया जाता है, सब्जेक्ट टू कि आप उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करें। उसके बाद बात करना चाहेंगे ऑयल एंड गैस सेक्टर की। ऑयल एंड गैस सेक्टर को समझने के लिए दो टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे, एक होता है अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन और एक होता है डाउनस्ट्रीम ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन। अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कौन सी होती है? ऐसी कंपनी जो इंगेज होती हैं आइडेंटिफाई करने में कि कहाँ से तेल निकल सकता है, कहाँ से ऑयल निकल सकता है, गैस निकल सकती है, फिर उसको वो एक्सट्रैक्ट करती हैं और रॉ मटेरियल जो है उसे प्रोड्यूस करती है। फिर डाउनस्ट्रीम ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनीज क्या होती हैं? जो रॉ मटेरियल लेती हैं, जैसे ONGC है। अब ONGC क्या करती है? वो एक्सट्रैक्ट करती है बेसिकली गैस हो गया या ऑयल हो गया। अब उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप कहिए कि अगर आपको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना है तो वो काम होता है डाउनस्ट्रीम ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनीज का, जो कि एंड कंज्यूमर के साथ फिर डील करती हैं। अब हुआ क्या कि इधर में जो हायर ऑयल एंड गैस प्राइसेस देखने को मिले, उसकी वजह से जो अपस्ट्रीम कंपनीज थी उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, उनको कहीं ना कहीं हायर मार्जिन जो है देखने को मिले। जैसे ONGC की अगर मैं बात करूँ, रिलायंस इंडिया लिमिटेड की बात करूँ, लेकिन क्योंकि नीचे लेवल पर डिमांड हिट हुई है, इस वजह से कहीं ना कहीं जो डाउनस्ट्रीम फर्म्स थी उनके जो मार्जिन्स हैं उनके ऊपर हिट देखने को मिला है। जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, IGL हो गया। लेकिन Q2 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डाउनस्ट्रीम जो फर्म्स हैं वो बेटर परफॉर्म करेंगी। कहीं ना कहीं अब प्री कोविड लेवल्स पे डिमांड आती हुई दिख रही है, इस वजह से जो है अब डाउनस्ट्रीम फर्म्स के अंदर कहीं ना कहीं वो बूस्टअप देखने को मिल सकता है और वो प्री कोविड लेवल्स पे कहीं ना कहीं अब बहुत ही जल्दी पहुंचते हुए आपको दिख सकती है। तो अगर आप बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इस सेक्टर के अंदर डाउनस्ट्रीम पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है ऐसी कंपनीज के अंदर जिनके शेयर प्राइसेस अभी 2018-19 के आसपास के रेटों पे मिल रहे हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये देखेंगे 2018-19 के रेट्स आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, या उससे कम मिलने चाहिए, और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो सही हो, डेट फ्री कंपनी हो। तो अगर ये एनालिसिस आपको सही मिल रहे हैं तो उसके बाद इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल्स, रिकॉर्ड हाई वैल्यूएशन, सिर्फ एक सिंगल वर्ड जो इस सेक्टर को अपने आप में पूरा का पूरा समझा देता है, क्योंकि डिमांड फॉर मेडिसिन जो है एक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ी, और कोविड के चलते खासकर सिप्ला की अगर मैं बात करूं, जो रेमडेसिविर उनका आउट ऑफ स्टॉक, एंड मतलब हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि किस तरीके से कोविड ने जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज को एक बूस्टअप दिया है। लेकिन इनके भी मार्जिन्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है ड्यू टू हायर कमोडिटी प्राइसेस। दो सिप्ला और सन फार्मा ने जो है अच्छे गेन्स रिपोर्ट किए हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो फ्यूचर्स को बहुत लिमिटेड है, क्योंकि हायर वैल्यूएशन पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपनियां चल रही हैं, और कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल का फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन भी है, क्योंकि अभी आगे फ्यूचर में क्या ग्रोथ होगी अगेन वो डिपेंड करेगा कोरोना वायरस की थर्ड वेव, फोर्थ वेव, इनके इम्पैक्ट क्या रहते हैं, पोस्ट कोविड इम्पैक्ट्स किस तरीके के देखने को मिलते हैं इकोनॉमी के अंदर। तो वो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए जो है अभी डिपेंड करेंगी। तो ये कहीं ना कहीं डे टू डे बेसिस पे एनालिसिस करने वाला सेक्टर बन जाता है। तो अगर आप एक्टिव रहना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, आप जो है रेगुलर फॉलोअप कर सकते हैं, तभी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करके 10 साल के लिए भूलना चाहते हैं तो ये सेक्टर जो है अभी स्टिल एडवाइजेबल नहीं है। तो ये था पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट के एक एक सेक्टर का आज की डेट में जो डिटेल एनालिसिस हो सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड जितने दोस्तों को हो सके इस चैनल के बारे में इन्फॉर्म करिए। ये PPT आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं अपनी अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।